वर्णमाला। तो आज की वीडियो में हम वर्णमाला को अच्छी तरह से समझेंगे। एग्जाम में जितने भी वर्णमाला से क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज कवर किया जाएगा। आप अगर आज अच्छे से वर्णमाला पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में बनने वाले वर्णमाला से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर समझते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं आपको बताना है, अक्षर क्या है। तो अक्षर हम आपको बता दें, अक्षर किसे कहेंगे, अक्षर जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको खंडित ना किया जा सके। तो अपन इसको लिख सकते हैं जिसको तोड़ा ना जा सके। तोड़ा ना जा सके। जैसे अब आप पूछोगे सर ये क्या हुआ जिसको तोड़ा ना जा सके, इसको तोड़ना है क्या? तो इसमें आपको देखना है जिसको तोड़ा ना जा सके। जैसे हम कोई भी एक वर्ड लिख देंगे उसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे हमने यहाँ लिख दिया आ, अब हम आपसे कहें इसको तोड़ के बताओ तो आप कैसे तोड़ोगे? नहीं तोड़ सकते। हमने यहाँ पे लिख दिया ई, आपसे कहें इसको तोड़ो तो आप तोड़ सकते? नहीं तोड़ सकते। तो यही क्या है? अक्षर। यानी जिसको तोड़ा ना जा सके उसको क्या कैसे कह सकते हैं? अक्षर। इसके बाद दिया गया है वर्ड। वर्ड किसे कहेंगे? वर्ड भाषा की छोटी से छोटी लिखित इकाई, यानी सबसे छोटी लिखित इकाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाएगी? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड कहलाएगी। ठीक, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कह सकते हैं? वर्ड। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो, कोई भी वर्ड ले सकते हो वर्णमाला से। जैसे हमने लिखा क, अब हम आपसे भी इससे छोटा कोई लिख सकते हो क्या? हम कहें कि आपसे कोई वर्ड लिखने को कहें और आपसे कहें लिख के दिखाओ, तो आपको लिखने के लिए किसी ना किसी एक वर्ड की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। जैसे ही आप उस वर्ड को लिखोगे तो वह क्या हो जाएगी? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो यहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद दिया गया है ध्वनि। ध्वनि किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। यहाँ पर आपको लिखना है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को अपन ध्वनि कहेंगे। इसके बाद देखते हैं आगे, अपन देखेंगे इसमें नोट दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है वर्ण, स्वर और व्यंजनों का मिश्रण होते हैं। इसमें आपको वर्ण के बारे में बताया गया है और इसमें आपको बताया है कि जो वर्ण होते हैं वो स्वर और व्यंजन के मिश्रण से बनते हैं। कैसे बनते हैं इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम आपके सामने एक वर्ण लिख रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ पर का, ठीक है, एक वर्ड हो गया। अब ये तो एक ही वर्ड दिख रहा है, स्वर और व्यंजन का मिश्रण कैसे होगा? तो देखिए इसको कैसे, जो व्यंजन होता है वो हलंत रख के लिखा जाता है कर, प्लस इसमें क्या जुड़ गया है? एक स्वर जुड़ गया है, क्या? आ, तब जाके मैं एक वर्ड का निर्माण किया है। तो इसको अपन बोल सकते हैं वर्ड, स्वर और व्यंजन का मिश्रण होते हैं। इसके बाद दिया गया है वर्णमाला। वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो वर्णमाला के जितने भी वर्ण होते हैं उनको किस प्रकार से बांटा गया है उसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर दिया गया है स्वर। स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11। व्यंजन 33 बताए गए हैं। 2 अयोगवाय, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिष्ट व्यंजन। इस प्रकार से वर्णों का वर्गीकरण किया जाएगा। इनको अगर काउंट करें तो 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, कुल मिला के कितने हुए? 44। इसके बाद 2 अयोगवाय दिए गए हैं, 46 हो गए। 4 संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, 50 हो गए और 2 उच्छिष्ट व्यंजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्णमाला में कितने लेटर? 52। तो अपन को जब वर्णमाला पढ़नी है तो वर्णमाला में अपन को इन 52 अक्षरों को पढ़ना है और इनको कहाँ शिफ्ट किया गया है उनके बारे में भी देखना है। यहाँ पर आपको दिया गया है स्वर। सबसे पहले स्वरों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दिया गया है स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर क्या है? जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। यहाँ पर अपन कह सकते हैं स्वरों को बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि हमने उच्चारण किया आ, ई, ए, तो इनको बोलने के लिए किसी भी वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, खुद अपने आप में स्वतंत्र है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर दिया गया है मूल स्वर। आपसे पूछा गया मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर कितने होते हैं? 11। कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 11। इसके बाद दिया गया है उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। कैसे? मूल स्वर तो हुए 11 और उच्चारण के आधार पर 10 कैसे हुए? तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं जो मूल स्वर है 11, इनमें से अपन माइनस कर देते हैं किसको? ऋण को। क्यों करेंगे ऋण को माइनस? माइनस इसलिए किया जाता है कि जब आप उच्चारण करोगे स्वरों का तो स्वर के उच्चारण जैसे हमने आ, ई, ओ इनको उच्चारण किया तो इनसे स्वरों की ही ध्वनि निकल रही है। अब जैसे ही अपन ऋण का उच्चारण करेंगे तो इसमें ध्वनि कौन सी निकलेगी? ऋण का हमने जैसे ही उच्चारण किया तो रा की ध्वनि निकली। रा क्या है? एक प्रकार से व्यंजन, और व्यंजन को अपन स्वरों में काउंट नहीं कर सकते, इसलिए जब अपन उच्चारण के आधार पर स्वर बताएंगे तो उसमें अपन को ऋण को माइनस करना पड़ेगा। तो उच्चारण के आधार पर कितना हो जाएंगे? 10। इसके बाद दिया गया है रचना या लिखित आधार पर स्वर।
तो आपको बताना है रचना और लिखित आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो रचना या लिखित आधार पर स्वर होते हैं जो 11 मूल स्वर होते हैं वो तो होते ही हैं, प्लस उसमें अयोगवाय कितने 2 अयोगवाय, क्योंकि अयोगवाय की संख्या ही 2 होती है। कौन कौन से होते हैं अयोगवाय? एक होता है अंग और एक होता है आहा। तो कुल मिलाकर कितने हुए रचना के आधार पर स्वर 13। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए लिखे थे रचना के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 13। इसके बाद दिया गया है अंग। अंग को क्या कहेंगे? अनुस्वार। क्या कहेंगे? अनुस्वार। और आहा को क्या कहेंगे? आहा को कहेंगे विसर्ग। अनुस्वार क्या है? ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनि जिनको बोलने के लिए नाक से हवा निकले या नाक की आवश्यकता पड़े बोलने के लिए। जैसे हमने आपसे कहा अंग, इसके बाद ना, या, इणा, तो ये सब क्या है? अनुस्वार होते हैं, यानी ऐसे वर्ण जिनसे नाक के द्वारा वायु बाहर निकले तो उनको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। ठीक है। विसर्ग का इस्तेमाल कहाँ होता है? विसर्ग का इस्तेमाल अधिकतर संस्कृत भाषा में होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ राम और आपसे कहा माँ में विसर्ग लगाइए, तो आपने विसर्ग लगा दिया तो यह हो गया रामा, यानी आहा की दो बिंदी क्या कहलाती है? विसर्ग। आगे देखते हैं वर्णमाला को। यहाँ आपको स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। पहला दिया गया है मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, इसके बाद जाति के आधार पर वर्गीकरण, जीव के आधार पर वर्गीकरण और इसके बाद मुख खुलने के आधार पर वर्गीकरण। और एक यहाँ पर लिख सकते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर तो अपन कह सकते हैं स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं? स्वरों को 5 भागों में। कौन कौन से? मात्रा के आधार पर, जाति के आधार पर स्वर, जीव के आधार पर स्वर और इसके बाद अपन देखेंगे तो इसमें देखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर और मुख खुलने के आधार पर स्वर। 5 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। तो इनको वर्गीकृत कर लेंगे। यहाँ देखेंगे आगे, यहाँ दिया गया है मात्रा के आधार पर स्वर। तो सबसे पहले अपन स्वरों को मात्रा के आधार पर विभाजित कर लेते हैं। तो आपको बता दें मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हस्त स्वर जिसको लघु स्वर के नाम से जाना जाता है, दीर्घ स्वर जिसको गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है और एक होता है प्लुत स्वर। तो इनके बारे में देखते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे कौन सी? हस्त स्वर। हस्त स्वर या लघु स्वर, हस्त या लघु स्वर, इसी को अपन एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। एक मात्रिक स्वर। इसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा आपको पढ़ना है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। इसको गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है, गुरु या द्विमात्रिक। कौन सा? गुरु या द्विमात्रिक स्वर। इसके बाद तीसरा अपन को पढ़ना है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। और इसको त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? त्रिमात्रिक स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इनको वर्णों में अपन देखेंगे 11 हैं स्वर। तो किस स्वर को किस में रखा गया है? हस्त स्वर में किन्हें रखेंगे, दीर्घ स्वर में किन्हें रखेंगे और प्लुत स्वर में किन्हें रखेंगे। तो देखते हैं इनको। यहाँ देखना है आपको दिया गया है हस्त स्वर। हस्त स्वर यानी लघु स्वर। लघु मतलब होता है छोटा। वर्णमाला में जितने भी छोटे छोटे वर्ण होते हैं उनको कहाँ रखेंगे? हस्त स्वर में। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ये 4 कहां पर रखे गए? हस्त स्वर में, लघु स्वर। तो लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कभी संख्या में भी पूछा जाए तो आपको बताना है लघु स्वर कितना होते हैं? 4। इसके बाद दिया गया है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या गुरु। तो इसमें जितने भी बड़े बड़े स्वर हैं उनको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ और औ। कितना हुए? 2, 4, 6 और इसके बाद एक यहाँ पर लिखना है बड़ा ऊ। कितना हो गए? 7। तो आपको देखना है दीर्घ स्वर कितने हुए? 7। 4 हो गए हस्त स्वर, 7 हो गए दीर्घ स्वर, कितने हुए कुल मिला के? 11। तो मूल स्वर तो 11 ही है। अब प्लुत स्वर में क्या रखेंगे? तो इनके लिए अलग से इसमें एक चीज आपको देख रही हूँ, त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक जिसमें 2 मात्राओं से अधिक का उपयोग किया गया हो। जैसे इसका एग्जाम्पल है जैसे ओ। जब अपन किसी चीज का उच्चारण करते हैं तो उस टाइम पे जो मात्राएं लगती हैं वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आती हैं। जब कभी आप ओम का उच्चारण करते होंगे ओम, तो इसमें ज्यादा मात्रा लगेगी, जैसे कि कैसा लिखा जाता है। कभी आपने राम लिखा ज्यादा उच्चारण करके तो ऐसे इसमें इस प्रकार की मात्रा लगा दी, इसके बाद ऐसा लिखा जाता है। देखो एक होती है गुरु। गुरु यानी 2 मात्राएं। देखो इसमें कितनी मात्राएं लग रही हैं? 2, 4, 6 यानी 2 से ज्यादा लग रही हैं। तो किसमें आ जाएगी? प्लुत स्वर में। आगे देखते हैं। इसके बाद दिया गया है जाति के आधार पर। पहला अपन ने मात्रा के आधार पर स्वरों को समझा। इसके बाद दिया गया है जाति के आधार पर अपन को स्वरों को जाति के आधार पर वर्गीकृत करना है। यहाँ पे जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन से उनको समझेंगे।
पहला होता है सजातीय, कौन सा होता है? सजातीय, और दूसरा होता है विजातीय। पहला हुआ सजातीय और दूसरा हुआ विजातीय। अब सजातीय क्या कहेंगे? सजातीय का अर्थ होता है समान जाति के, क्या? समान जाति के, यानी ऐसे स्वर जो समान जाति के मिश्रण से बनते हैं उनको सजातीय कहते हैं। विजातीय ऐसे स्वर जो अलग अलग जातियों से बनते हैं, ऐसे स्वर जो अलग अलग जाति के स्वरों से बनते हैं उनको क्या कहेंगे? विजातीय। एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ई प्लस आ, सॉरी इसमें अपन को सजातीय पढ़ना है, विजातीय वाला है अपन को पढ़ना है इसमें सजातीय। तो सजातीय में हमने आपको बताया समान जाति वाले, तो समान जाति वाले कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे हमने आपको बताया आ प्लस आ, देखो समान जाति वाले हैं स्वर, इनसे जो बनने वाला अक्षर होगा वो क्या होगा? बड़ा आ, यानी जो समान जाति वाले स्वर मिलकर एक दूसरा स्वर का निर्माण करें उसको सजातीय कहते हैं। इसी प्रकार हमने लिखा यहाँ पर छोटी ई प्लस छोटी ई, और इनमें मिलकर क्या बनाया? बड़ी ई। इसके बाद हमने लिखा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। तो इस प्रकार जब समान जाति के स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। इसके बाद दिया गया विजातीय, यानी अलग अलग जातियों से मिलकर बने स्वर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ई प्लस आ, ई अलग स्वर है, आ अलग स्वर है, और ये दोनों मिलकर एक तीसरे स्वर का निर्माण करेंगे जो होगा ए, ये होता है विजातीय। इसके बाद हमने लिखा ए प्लस आ, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा आई। इस प्रकार से यहाँ पे हमने मिलाया ओ प्लस आ तो ए बना ओ, और इससे बड़ा वाला बनाना है तो इसको लिख दो छोटे वाले को प्लस आ, तो ये बन जाएगा। अब आपने देखा जितने भी विजातीय स्वर बन रहे हैं उनमें आ स्वर को तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है? इनको मिला के एक, जैसे ए और आ ए और आ ऐ, तो इस प्रकार से अपन अलग अलग जातियों के स्वरों से एक तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, उनको बोलते हैं विजातीय स्वर। आगे देखते हैं। इसके बाद दिया गया है जीव के आधार पर स्वर। अपन ने अभी दो प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण कर लिया है, मात्रा के आधार पर देखा, जाति के आधार पर देखा, तीसरा दिया गया है जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर अपन स्वरों को कितने भागों में बांटेंगे? जीव के आधार पर अपन स्वरों को बांटेंगे तीन प्रकार से। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। कौन कौन से? पहला अपन बांटेंगे अग्र स्वर, क्या? अग्र स्वर जो जीव के अगले हिस्से से निकले। इसके बाद दूसरे को अपन बांटेंगे मध्य स्वर, कौन सा आपको बांटेंगे? मध्य स्वर, और तीसरे नंबर पर अपन बांटेंगे पश्च स्वर। तो जीव के आधार पर अपन को तीन प्रकार से पढ़ना है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब यहाँ पर अपन स्वरों को रखते हैं, कहाँ पर कौन सा स्वर रखा जाएगा। तो यहाँ दिया गया है अग्र स्वर, यानी जो जीव के अगले हिस्से से निकले उनको अग्र स्वर कहा जाएगा। जैसे इनमें आपको चार अक्षर याद रखना है। पहला लिखना है छोटी ई और बड़ी ई, दूसरा निकलेगा ए और आई। ये चार स्वर हैं जो अग्र स्वर हैं जो जीव के अगले हिस्से से निकलते हैं। इसके बाद दिया गया है मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी जो जीव के मध्य भाग से निकले, जैसे कि छोटा आ। मध्य स्वर में केवल एक ही आएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया चार हो गए कौन से? अग्र स्वर, एक हो गया मध्य स्वर, कितने हो गए? 5। इसके बाद के बचे जितने भी स्वर हैं वो कहाँ आ जाएंगे? पश्च स्वर। पश्च स्वर में जैसे कि कौन कौन सा बचा है? बड़ा आ, इसके बाद बचा हुआ है आपका छोटा ओ, बड़ा ओ, इसके बाद बचा है ओ और औ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गए? पश्च स्वर। तो आपको इस प्रकार जीव के आधार पर तीन प्रकार से बांटना है। पहला आपको बांटना है अग्र स्वर, फिर उसके बाद मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपको चार स्वर ही देखना है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। मध्य स्वर में केवल एक वर्ण है, छोटा आ। इसके बाद बचे हुए जो हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे? पश्च स्वर में, जैसे कि बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है? अब यहाँ पर हमने आपको पहले बताया, यहाँ पर आप देख रहे हो ऋण को शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि जब अपन ऋण का उच्चारण करते हैं तो उसमें रा की ध्वनि आती है जो कि एक व्यंजन है, इस वजह से यहाँ ऋण को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया है मुख खुलने के आधार पर स्वर, ठीक है? अब यहाँ पर आपको मुख खुलने के आधार पर स्वरों को देखना है किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो मुख खुलने के आधार पर भी स्वरों को तीन प्रकार से बांटते हैं, सॉरी मुख खुलने के आधार पर चार प्रकार से। चार कौन से प्रकार होंगे? यहाँ पर आप लिख लेना चार प्रकार से। कौन कौन से? पहला आपको देखना है समवृद्ध, कौन सा? समवृद्ध। इसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है अर्धसमवृद्ध। इसके बाद आपको देखना है तीसरे नंबर पर विवृद्ध। क्या है? विवृद्ध। और इसके बाद देखना है आपको अर्धविवृद्ध।
इसको जो याद करना काफी आसान होता है। आपने पहले पढ़ा समृद्ध, फिर उसके बाद अर्ध समृद्ध, इसके बाद विपृत और अर्ध विपृत। अब इसमें आपको देखना है समृद्ध क्या होते हैं। समृद्ध में आप देखेंगे ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए हमें बहुत कम मुख को खोलना पड़ता है, उनको समृद्ध स्वर कहा जाता है। यानी मुख ना के बराबर बोले। कैसा बोले? ना के बराबर। आपको ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में आपको ज्यादा मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं होती है और आप उन स्वरों को बोल लेते हैं, उनको क्या कहेंगे? समृद्ध। जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनको बोलना है। अभी आप उच्चारण करिए ई ऊ। ज्यादा मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है, बगैर मुंह खोले में थोड़ा सा मुंह खुलेगा, आप आसानी से उच्चारण कर पाओगे ई ऊ। तो इनको कहाँ रख देंगे? समृद्ध में। अर्ध समृद्ध ऐसे स्वर जिनको बोलने में थोड़ा ज्यादा मुंह खुले, यानी समृद्ध से थोड़ा ज्यादा मुंह खुले, समृद्ध से थोड़ा ज्यादा मुंह खुले। पहले हमने आपको बताया समृद्ध जिनको बिल्कुल थोड़े से मुंह खुलने पर ही आप बोल सकते हो, जैसे ई। अब इसके बाद हम आपको बता रहे जब अर्ध समृद्ध, तो इसमें हमने लिखा है कि जो समृद्ध स्वर हैं उनसे थोड़ा सा अधिक मुंह खुले तो उनको क्या बोलेंगे? अर्ध समृद्ध। जैसे अर्ध समृद्ध में हम आपको बताएं, आप देख सकते हैं ए और ओ। जैसे आप उच्चारण करिए ए ओ, ज्यादा मुंह नहीं, समृद्ध से बस थोड़ा सा ज्यादा खुल रहा है, ए ओ। इसके बाद आपको एक बात दिया गया है विपृत। विपृत किसे कहेंगे? ऐसे स्वर जिनको बोलने में पूरा मुंह खुले, पूरा मुंह खुले। अब आपसे कहा जाए कि आप पूरा मुंह खोल के कोई भी शब्द बोलिए तो आपकी एक ही ध्वनि निकलेगी आ, इसी में पूरा मुंह खुलेगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बड़ा आ। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बड़ा आ। इसके बाद जो बचा हुआ है अर्ध विपृत, यानी जिनको बोलने में आधा मुंह खुले। कितना? आधा मुंह खुले, उनको क्या बोलेंगे? अर्ध विपृत। जैसे 4 ए हो गए, 2 ए हो गए, 6 1 ए हो गया, 7, बाकी बचे हुए कौन होंगे? बाकी बचे हुए होंगे ये अर्ध विपृत। कौन कौन सा बचा है? अब आप देखना, इसमें बचा है आपका बड़ा आई, औ और एक और बचा कौन सा? आ। ठीक है, लेकिन क्या हो गए? अर्ध विपृत। इस प्रकार से अपन ने स्वरों का वर्गीकरण किया। अब एक और रह गया आपका कौन सा? उच्चारण के आधार पर। यानी अपन ने अभी स्वरों को कितने 4 प्रकार से बांट लिया है। कौन कौन सा बांटा है? मात्रा के आधार पर बांट लिया, जीव के आधार पर बांट लिया, जाति के आधार पर बांट लिया और मुख खुलने के आधार पर। अब है आपका उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अपन स्वरों को कैसे विभाजित कर लिए? तो उच्चारण के आधार पर आपको देखना है, पहले अपन करेंगे कंठक। जो कंठ से बोले जाए उनको कंठक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कंठक। इसके बाद अपन को फिर देखना है तालु, यानी जो तालु से बोले जाए उनको क्या बोलेंगे? तालु। इसके बाद तो कंठ से जो सीधी ध्वनि निकले उसको कंठक बोलेंगे। जैसे आ की ध्वनि अगर आपसे निकालने को कहा जाए तो आप आ बोलोगे तो सीधी कहां से? कंठ से आवाज निकलेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा छोटा आ और बड़ा आ, ये क्या हो जाएंगे? कंठक। इसके बाद दिया गया है तालु, यानी जो तालु के द्वारा बोले जाएंगे। इसमें आपके 2 ही वर्ड आएंगे। कौन कौन से आएंगे? छोटी ई और बड़ी ई, ये क्या हो जाएंगे? तालु। इसके बाद आपका आएगा तीसरे नंबर पर आएगा मूर्धन्य। इसको मूर्धन्य बोलते हैं। तो मूर्धन्य कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य में केवल एक ही स्वर आएगा। कौन सा आएगा? रे ऋषि का। ठीक है, इसके बाद एक आपका बनेगा, इसके बाद बनेगा कंठ तालु। कौन सा बनेगा? कंठ तालु। अब इसमें आपको 2 चीजें नजर आ रही होंगी। एक दिख रहा है आपको कंठ, और इसमें कंठ में प्लस क्या जोड़ दिया? तालु। कंठ में तालु, यानी ऐसे स्वर जो कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाएं। तो कंठ और तालु की सहायता से, जैसे कंठ क्या होता है? आ। तो यहाँ अगर अपन लिखना चाहें तो कंठ क्या होता है? आ, और तालु क्या होती है? ई। तो आ प्लस ई को जब अपन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए। यानी अपन तालु, कंठ तालु में किसे रख सकते हैं? ए कोमा आई। 2 शब्द कहाँ आ गए आपके? कंठ तालु में। इसके बाद एक आपको याद रखना है, कंठोष्ठ। क्या याद करना है? कंठोष्ठ। जहां पे आपको कंठ और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़े, ऐसे को क्या बोलेंगे अपन? कंठोष्ठ। ठीक है, यानी इसको अपन लिख सकते हैं कंठ प्लस
कोष्ठ। ठीक है, यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने में आपको कंठ की भी सहायता लेनी पड़ेगी और कोष्ठ की भी सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे कि कंठ में आपने निकाला यहाँ से क्या आ, और कोष्ठ में आपने क्या निकाला, अभी आपका कोष्ठ लिखा नहीं गया है, जैसे यहाँ देख लीजिए कोष्ठ। ठीक है, कोष्ठ, कोष्ठ में कौन कौन से आते हैं, कोष्ठ में आते हैं छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, दो ये स्वर हैं जो आपके किसमें आएंगे, कोष्ठ में। अब यहाँ पर लिखा गया है कंठ कोष्ठ, यानी कंठ प्लस कोष्ठ दोनों से मिले, तो कंठ में अपन ने ले लिया आ और कोष्ठ में क्या लेंगे ऊ, आ और ऊ मिलके क्या बनेगा ओ, तो ओ और औ कहां पर आ जाएंगे, कंठ कोष्ठ में। इस प्रकार आपके स्वरों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण कंप्लीट हुआ।